कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अंगद की इतनी केयर देखकर सावी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा, तभी आंटी चाय ले आई। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। सावी ने अंगद की तरफ देखा। वो बहुत ही रौबदार ढंग से एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठा, एक हाथ से फोन पकड़े दूसरे हाथ में कप से चाय पी रहा था। उसके एक एक एक्शन से अमीरी झलकती थी। सावी को सुबह वाली बात याद आ गई। क्या सच में ये बजाज ग्रुप का मालिक है? फिर उसे दोपहर की बात याद आई तो उसने पूछा, आप लिटिल कैफे में कैसे आए थे? आपको कैसे पता चला मैं वहाँ हूँ? वो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो आप पर नज़र पड़ी तो रुक गया, अंगद बोला। असल में अंगद ने सावी को ऑफिस से निकलते हुए देख लिया था और वो उसके पीछे आ गया था और कैफे से थोड़ी दूर ही खड़ा देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सावी बाहर आई है और लक्ष्य ने उसे रोक लिया है, वो कैफे की तरफ आ गया। आपने इतनी दूर से कार ड्राइव करते हुए भी मुझे पहचान लिया कैसे? सावी ने पूछा। कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि उसने किसी अरे गहरे से शादी नहीं की है, तो अब क्या उसे अपनी चॉइस पर डाउट हो रहा है? वो हंसते हुए बोला। फिर कुछ रुक कर बोला, मैं उस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा आपके लिए कॉफ़ी ले लूं। वहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो आप उससे लड़ रही थी, तो मैं भी अपनी हीरोगिरी दिखाने आ गया। क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अंगद ने तिरछी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए, सावी बोली। तो आपको लगता है मैं आपका पीछा कर रहा था? अंगद ने उसकी तरफ आंखें तिरछी करके उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, आप तो कुछ और ही सोचने लगे, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, सावी बोली। कोई नहीं, आप चाय पीजिए, अंगद बोला। सावी ने देखा कि अंगद के हाव भाव में कोई फर्क नहीं आया। वो वैसे ही पहले की तरह चाय पीते हुए फोन देख रहा था। उसने सोचा, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं कि मैंने इसे लक्ष्य के बारे में नहीं बताया। कुछ सोचकर वो बोली, वो मुझे नहीं पता कि लक्ष्य वहाँ क्यों आया था। वो तो जब मैं बाहर निकली तो वो अचानक आगे आ गया। वो कह रहा था कि उसे मुझसे कोई बात करनी है, पर मैंने कह दिया कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। इसी बात पर बहस हो रही थी। आपको उससे बात कर लेनी चाहिए थी। वो कल फिर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, अंगद ने चाय का कप रखते हुए कहा। आप, कहकर सावी रो पड़ी। अंगद को समझ नहीं आया कि वो रोई क्यों। वो उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? नहीं बात करनी? कोई बात नहीं, इस तरह रो मत प्लीज़, आई एम सॉरी। आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? आपकी वाइफ आपको बताए बिना बाहर अपने एक्स से मिलती है, आपको पता भी चल जाता है, तब भी आप एक बार भी उससे नहीं पूछते। क्या सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको? आप क्यों मुझसे कुछ नहीं पूछते? क्या आपको मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है? मैं किसी से भी मिलूं, कहीं भी जाऊं, आपको इससे कोई मतलब नहीं, कहकर सावी और जोर जोर से रोने लगी। अंगद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सावी को गले लगा लिया और बोला, आपसे किसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, मैं आपको कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस बात से नाराज़ हो जाओ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता। पर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं कैसे उसे या किसी को भी आपके साथ देख सकता हूँ? पत्नी हैं आप मेरी। ये देखिए, कहकर अंगद ने सावी को कैफ़े की सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें लक्ष्य कैफ़े में किसी के साथ बैठा था। सावी ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं ये सोच रहा था कि वो वहाँ कर क्या रहा था, इसलिए ये फुटेज निकाल कर देखी। इससे पता चला कि वो इससे मिलने आया था। अब तो नहीं सोचेंगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किससे मिले किससे न मिले, पर सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है, कहकर उसने सावी के मासूम से चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर उसके दोनों आंखों को चूमकर उसे गले से लगा लिया। सावी ने आंखें बंद कर ली और अंगद की गले में बाहें डाल दी। सावी को अचानक एहसास हुआ कि वो लिविंग रूम में है। उसने अंगद को हिलाया। अंगद ने उसे छोड़कर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो सावी ने इशारा करते हुए कहा कि हम लिविंग रूम में हैं। अंगद को उसके एक्शन देखकर हंसी आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। सावी उसे चुप कराने लगी। आंटी उसकी हंसी सुनकर उसे देखने आई। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए वापस किचन में आ गई और बाकी नौकरों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी।
घर के सभी नौकरों को हिदायत दी हुई थी कि कोई भी तब तक सावी या अंगद के करीब नहीं जाएगा जब तक वो उन्हें खुद न बुलाएं। सो चाहते हुए भी कोई उस तरफ नहीं गया। सावी अंगद को हल्के से मारते हुए बोली, आप हंसे क्यों? आपको देखकर आप ऐसे बिहेव कर रही थी मानो हम कोई चोर हों, और इशारे से हमें बता रही थी, जबकि यहाँ देखने सुनने वाला कोई नहीं है। भाई मेरा घर है, मेरी अपनी पत्नी है, किसी को क्या एतराज? अंगद हंसते हुए बोला। सावी भी हंस दी। उसने हंसते हुए अंगद को देखा, वो उसे देखती रह गई। अंगद बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी स्माइल बहुत ही कातिलाना थी। कुछ देर में आंटी ने डिनर के लिए उन्हें बुलाया। खाना खाने के बाद सावी अपने कमरे में चली गई और अंगद बाहर सैर करने चला गया। सावी कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी कि उसे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से लक्ष्य बोला, हेलो सावी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों ब्लॉक कर दिया है? सावी फ़ोन रखने ही वाली थी कि उसे अंगद की बात याद आ गई थी कि एक बार बात करके उससे सब क्लियर कर लो। तो वो बोली, कहो क्या बात है? मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो चाहे मैं नंबर ब्लॉक करूं या न करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? सावी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर प्लीज़ कोमल से नाराज़ मत रहो, वो पागल हो जाएगी। उसे हर पल यही बात सताती है कि तुम हमारे रिश्ते से नाखुश हो। इस बात को लेकर वो परेशान हो गई है। उसे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। वो सारी रात जागती रहती है। दवा लेने गए तो डॉक्टर बोले कि उसे डिप्रेशन हो गया है। लक्ष्य बोलता चला गया, देखो लक्ष्य, मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई भी मतलब नहीं है। हमारे रिश्ते को टूटे हुए 4 साल हो गए हैं, अब तक कोई बात नहीं हुई तो अब क्या होगी? सावी बोली, असल में पिछले 4 साल से हम ऑस्ट्रेलिया में थे। वहाँ कोमल बिल्कुल ठीक थी। जब से यहाँ आए हैं उसे तुम्हारे आने का पता चला है। उसे यही डर सताता है कि तुम मुझसे मेरे लिए लड़ोगी। लक्ष्य बोला, उसे समझा दीजिएगा कि मैं अपने हाल में बहुत खुश हूँ। उसे मेरी चिंता करने की या मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो मेरे कपड़े उठाकर पहन लेती थी और मैं वो कपड़े उसे ही दे देती थी, समझो उसी तरह तुम्हें उसने ले लिया और मैंने तुम्हें उसे दे दिया। सावी बोली, उसे ऐसे यकीन नहीं होगा। इसका एक ही हल है, 15 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है, तुम अपनी दुआएं देने आ जाना। लक्ष्य बोला, सगाई? हाँ ठीक है, एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगी। सावी ने हंसते हुए कहा। उसे हंसी आ गई कि अब मौका मिल गया इन्हें अपनी शादी के बारे में बताने का। होश उड़ जाएंगे सबके। सावी के वादा करने के बाद लक्ष्य ने फ़ोन रख दिया। सावी अपने ही ख्यालों में थी कि अंगद आ गया। उसने बैठते ही पूछा, किस बात पर खुश हो रही हैं आप मिसेज अंगद बजाज? लक्ष्य का फ़ोन था। उसने मुझे अपनी सगाई पर बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि उस दिन आप मेरे साथ चलें और मैं उन सबको बताऊंगी कि मेरी शादी हो गई है। उस वक्त कोमल का चेहरा देखने लायक होगा। मैं वो सीन देखना चाहती हूँ। उसी बात के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। सावी बेड के पास होते हुए बोली, बस उसने तुम्हें काट देना था और तुम यूं ही उसकी बात नहीं सुन रही थी। अंगद हंसते हुए बोला, परसों हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है, कल सारा दिन उसकी तैयारी में निकल जाएगा। कल मैं कार ले जाऊंगी क्योंकि कहीं भी जाना पड़ सकता है। सावी बोली, ठीक है मैडम जी, आपके फंक्शन के लिए ड्रेस ले ली है? अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, कल याद से ले लेना। फिलहाल तो हम अपने भविष्य के बारे में तो सोच लें। कहकर अंगद ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सावी अंगद के पास आ गई। अंगद ने उसे बाहों में कस लिया। सावी इस तरह गिरने से घबरा गई। उसके हाथ अंगद के सीने पर थे। उसने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो बोला, क्या हुआ? आप ही ने तो दिन में हामी भरी थी कि अब ठीक हो गई हो। हमें अपने भविष्य और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। उसने तिरछी आंखों से उसे देखते हुए कहा, आपका मतलब भविष्य से ये था? मैं तो वो। सावी कुछ कहती उससे पहले ही अंगद ने उसे चुप करा दिया। अगली सुबह सावी उठी तो उसने खुद को अंगद की बाहों में पाया। उसने अंगद की तरफ देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अंगद को इस तरह मुस्कुराते देखी तो वो शर्मा कर अंगद से लिपट गई। अंगद ने उसके माथे पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहकर सावी उठी और वॉशरूम में चली गई। वो जल्दी से तैयार हुई और अंगद की वेट किए बिना ही नाश्ता करके निकल गई। आज उसे बहुत काम था। वो सीधे फंक्शन वाली जगह पहुंची। उसने स्टाफ से कहकर सारी सजावट कराई। फिर उसने कुर्सी और टेबल की पोजीशनिंग करवाई। वो काम में बिजी थी कि अंगद का फ़ोन आया। हेलो, दोपहर हो गई है, लंच कर लिया? ठीक है, जाकर पहले कर लो। और हाँ, वो ड्रेस ले ली? तैयार होकर मुझे फ़ोटो भेजना। मैं चाहता हूँ कि तैयार होने के बाद तुम्हें सबसे पहले मैं देखूँ। अंगद की बात सुनकर सावी मुस्कुरा दी।
ठीक है, अब फ़ोन बंद कीजिए, मैं तभी जा पाऊंगी। उसके कहते ही अंगद ने हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सावी जन्नत को लेकर मॉल गई। वो ड्रेसेस ट्राई करके देखने लगी। उसने पिंक ड्रेस पहनकर फ़ोटो खींच कर भेजी। अंगद ने अच्छी नहीं का इमोजी बना दिया। तब सावी ने ग्रीन ड्रेस पहनी। अंगद ने वो भी मना कर दी। इसी तरह उसने पीला रंग पहना तो उसने उसे भी नापसंद कर दिया। तब सावी ने वीडियो कॉल करके कहा, आपको कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही या फिर मैं ही पसंद नहीं? उसकी बात सुनकर अंगद बोला, असल में आप इतनी सुंदर है कि ड्रेसेज आपके सामने फीकी लगती है। आप ज़रा ड्रेसेस के रैक की तरफ कैमरा घुमाइए। हाँ जी, ये जो वाइन कलर की ड्रेस है वो उठाइए। सावी ने वो ड्रेस निकाल कर दिखाई। ये ले लीजिए। अंगद ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। सावी ने वो ड्रेस पहन ली, फिर हल्का सा मेकअप किया और तैयार हो गई। फिर उसने जन्नत को फ़ोटो खींचने को कहा और फ़ोटो अंगद को भेज दी। इस बार उसने झट से रिप्लाई किया, परफेक्ट। सावी खुश हो गई। जन्नत भी तैयार हो गई थी। वो सावी को देखकर बोली, मैडम आज तो आप अलग ही लग रहे हो। आज तो सब बस आपको देखेंगे। आपके हस्बैंड आएंगे फंक्शन में? उसने पूछा। नहीं, वो बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। अब वो कैसे बताए कि उसके हस्बैंड ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में नहीं आते? अंगद ने उसे बताया नहीं था और सीईओ को भी मना कर दिया था कि चीफ गेस्ट का नाम सीक्रेट रखे। इसलिए सावी को पता नहीं लगा। दोनों फंक्शन में पहुंच गई। फंक्शन शुरू होने वाला था। सभी चीफ गेस्ट की वेट कर रहे थे। तभी सीईओ को फ़ोन आया, सर के वेलकम के लिए मिस सावी को गेट पर भेजना। सर ने यही कंडीशन रखी है। पॉल बोला, नो प्रॉब्लम सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहकर उसने अपने सेक्रेटरी को कहा, जाओ मिस सावी को मेन गेट पर लाओ। सावी आराम से बैठी थी। जब माइक पर अनाउंसमेंट हुई, मिस साई कृपया गेट पर पहुंचे, सीईओ सर बुला रहे हैं। पूरी कंपनी में तो क्या शहर में भी सावी नाम की एक ही लड़की थी। वो हैरान होते हुए उठकर गेट की ओर चल दी। सब खुसुर फुसुर करने लगे कि सीईओ का सावी के साथ चक्कर होगा, इसलिए इतने लोगों में से सिर्फ सावी को ही बुलाया है। जो सावी से जलते थे वो तो ये तक कहने लगे कि इनका चक्कर तो बहुत पहले से है, तभी तो सावी को डायरेक्टर बन गई और इसलिए इसे ही हर साल इनाम मिलता है। यहाँ भीड़ में सावी के पापा भी थे। उन्हें सुनकर बुरा लग रहा था। वो अपने कंपनी की तरफ से आए थे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि सावी उनकी बेटी है। सावी सीईओ के साथ गेट पर चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। तभी सामने से 2-3 हैंडसम बंदे आते दिखाई दिए। सावी देखकर हैरान रह गई कि ये अंगद, पॉल और रचित थे। अंगद ने उसकी ड्रेस से मैच करता वाइट शर्ट के ऊपर वाइन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। सच में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो दोनों मुस्कुरा दिए। सावी ने नज़रें झुका ली। फिर उसने आरती उतार कर अंगद के गले में माला डाली। फिर वो अंदर चल दिए। सावी साइड में थाल रखने लगी तो अंगद ने पॉल को इशारा किया। पॉल ने उससे थाल पकड़कर सीईओ के सेक्रेटरी जो पास ही खड़ा था उसे पकड़ा दिया और सावी के आगे दोनों बाहों से अंगद की तरफ इशारा किया कि चलिए। अंगद आगे था, उसके पीछे सीईओ था, उसके पीछे सावी चल दी। तो अंगद जानबूझकर सावी से बात करने लगा और उसे अपने बराबर कर लिया। दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए नवविवाहित जोड़ा लग रहे थे। अब सब सावी को अंगद के साथ जोड़ने लगे। सावी कभी अंगद की तरफ देखती, कभी अपने सहकर्मियों की तरफ। अंगद ने धीरे से कहा, मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है क्या? मैं इतना बुरा दिखता हूँ? नहीं, असल में आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, इसलिए शर्म आ रही है। मैं आपके साथ चलने के लायक नहीं। सावी ने धीमी आवाज़ में बात की। सीईओ को पॉल और रचित ने अपनी बातों में उलझा रखा था, इसलिए उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा था। पर उनके इस तरह धीरे धीरे बात करने दिखने में बहुत ही रोमांटिक लग रहा था, जैसे कोई क्यूट जोड़ा आपस में रोमांटिक बातें कर रहा हो। हॉल के एक कोने में एक जोड़ा इन दोनों को साथ में देखकर जल भून गया। एक से सावी की तरक्की और खूबसूरती नहीं देखी जा रही थी और दूसरे थे उसका इस तरह से हर आदमी से हंस हंस बात करना नहीं देखा जा रहा था। कोमल ने लक्ष्य की आंखों में गुस्सा देखा तो वो बोली, लक्ष्य जी, आप दीदी को गुस्से से क्यों देख रहे हो? ये उनकी कंपनी का फंक्शन है, उन्हें तो सबको अच्छे से ट्रीट करना ही पड़ेगा। आप दीदी को गलत मत समझिए, आप लोगों की बातों में ध्यान मत दीजिए। कंपनी का सीईओ तो शादीशुदा है, दीदी उससे अफेयर क्यों चलाएंगी भला? और ये मिस्टर बजाज को तो दीदी मिली ही आज होंगी, इनसे इनका चक्कर हो ही नहीं सकता। आप शांत रहिए, यूं ही गलत सोचकर अपना मूड मत खराब कीजिए। ये देखिए कि मेरी दीदी कितनी सुंदर है, काश मुझे भी भगवान ने ऐसा ही बनाया होता।
अंदर से कोमल सड़ रही थी और दिखावे के लिए ये सब कह रही थी। वाह यार, वो सावी अब किसके साथ है? हाय, हर हैंडसम बंदा इसके पीछे है, कोई हमें भी देखे। उन दोनों के पास खड़ी लड़कियों में से एक बोली। तो दूसरी बोली, ये मिस्टर समीर है, वो बिल्डर, उनका प्रोजेक्ट मिला है सावी को। समीर ने सावी और अंगद को हेलो कहा और पीछे हो गया। लड़कियों की बातें सुनकर जलकर कोयला होते हुए लक्ष्य बोला, अच्छा किया भगवान ने तुम्हें उस जैसा नहीं बनाया। अच्छी लड़की वाली कोई बात ही नहीं है उसमें, किसी एक के साथ तो वो रहना ही नहीं चाहती। मैं दीदी से बात करके आती हूँ, कोमल बोली। सावी से? किससे बात करनी थी? असल में वो समीर से बात करना चाहती थी। कोई सावी से हंस के बात करे तो उसे चिढ़ हो जाती थी कि क्यों कर रहा है। तुमने उससे क्या बात करनी है? लक्ष्य बोला। उन्हें सगाई के लिए बुलाना है। तुम रहने दो, वो फिर तुम्हारी बेइज्जती कर देगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मूड अलग खराब होगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया था, उसने वादा किया है कि वो आ जाएगी। सच्ची? फिर ठीक है, दीदी आ जाएंगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा, कोमल बोली। सभी स्टेज के पास पहुंचे तो सावी ने कहा, मैं आगे नहीं जाऊंगी वरना सभी बातें करेंगे। थैंक यू मिस सावी, अंगद ने सावी को कहा और स्टेज पर चढ़ गया। फिर उसने फंक्शन शुरू करने का ऐलान किया। सावी नीचे सबके बीच खड़ी थी। अंगद ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। वो नीचे आकर अपने टेबल पर पॉल और रचित के साथ बैठ गया। सब बारी बारी उसे वहां मिलने आ रहे थे। लक्ष्य और कोमल दूर बैठे देख रहे थे। सावी के पापा भी अंगद के पास आए। अंगद ने पॉल की तरफ देखा। पॉल ने उसके सावी के पापा के लिए चेयर छोड़ दी और बोला, मैं अभी आया कहकर वो चला गया। सावी के पापा वहीं बैठ गए। उन्होंने अंगद को अपना कार्ड देते हुए बोले, मिस्टर बजाज, आपके बारे में बहुत सुना है पर मिलने का मौका नहीं मिला। हमारी छोटी सी कंपनी है, हम पेनल्स बनाते हैं। जी नमस्ते जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी बेटी भी आई है यहाँ? अंगद ने उससे पूछा। हाँ जी, आप जानते हैं उसे, वो अपने मंगेतर के साथ आई है। असल में कुछ दिन बाद उसकी सगाई है। मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आएंगे तो हमारी पार्टी की शान बढ़ जाएगी और मेरे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, उसके पापा बोले। मैं आपकी दूसरी बेटी के बारे में बात कर रहा था, आपको गलत लगा। मैं आपकी बस एक ही बेटी को जानता हूँ, सावी को, अंगद बोला। ओह जी, वो, हाँ जी, मैंने सोचा आप कोमल की बात कर रहे हो, उसके पापा ने अनमने ढंग से कहा। उन्हें डर था कि अंगद को भी सावी के बुरे चरित्र के बारे में पता न चल गया हो। वो जितना भी झुठला ले, सावी का पास्ट आगे आ ही जाता है। वो उठे और अंगद को शुक्रिया कहकर चले गए। अंगद उन्हें देखता ही रह गया। सावी भी दूर से देख रही थी। अंगद ने उसकी तरफ देखा तो सावी की आंखों में उसे उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने फ़ोन पर सावी को मैसेज किया, इतने भी बुरे नहीं हम हैं कि हमें देखकर आप मुस्कुरा भी ना सको। सावी ने मैसेज खोला। मैसेज पढ़कर उसने अंगद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, आपको गलतफहमी हो गई है सर। ये चेहरा तो ऐसा है जिसे देखकर हम सारी उम्र मुस्कुरा सकते हैं, चाहे कोई ना हो, बस ये चेहरा मेरे साथ रहे। उसने अंगद की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए मैसेज पढ़ रहा था। उसने रिप्लाई किया, अपना उम्र भर इस चेहरे वाले के साथ रहने का वादा याद रखिएगा। सावी ने दिल के इमो भेज दिए, फिर अंगद ने भी भेज दिए। सावी के पास बैठी जन्नत और अंगद के पास बैठा रचित दोनों उनके मैसेज पढ़ रहे थे। रचित को यकीन नहीं हो रहा था कि अंगद इस टाइप के मैसेज भी कर सकता है। वो बोला, अंगद तू ये सब कब से लिखने लगा? अंगद कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ जन्नत का कुछ और ही रिएक्शन था। वो बोली, मैडम ये सब क्या है? सावी ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा, लेकिन जन्नत तो बस जन्नत थी। वो बोली, मैडम आप मेरी आइडल हैं। आप कल तो अपने पति की इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने सोचा था आप पतिव्रता नारी हैं, लेकिन आप भी औरों की तरह पैसे के पीछे कुछ भी कर सकती हैं। ये पैसे वाला कोई आपका उम्र भर साथ नहीं देगा। वो तो बस एक बार आप इसके साथ सो जाओ, अगली सुबह से तू कौन मैं कौन। ये अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, खूबसूरत लड़कियों को देखकर फंसा कर छोड़ देते हैं। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर आपके पति आपको कितना प्यार करते हैं तो क्या है अगर वो हैंडसम नहीं है? इन चिकने चेहरे वालों से तो लाख गुना अच्छे होंगे। उनका दिल अच्छा होगा। आप अब और मैसेज मत कीजिएगा। वो बोलना शुरू हुई तो मुश्किल से चुप हुई। सावी ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। जो जन्नत कल तक मिस्टर बजाज ये मिस्टर बजाज वो करती, उनकी तारीफ करते नहीं थकती थी, आज उसे भरा बुरा कह रही थी, वो भी उसी के लिए, मतलब सावी के पति के लिए।
वो बोली, जन्नत तुझे किसने कहा कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ? अब अगर मेरे पति को इतनी भीड़ में सिर्फ मैं ही नज़र आऊँ तो क्या गलत है? मैं अपने पति के साथ पब्लिक में बैठ नहीं सकती तो क्या मैं उन्हें मैसेज भी नहीं कर सकती? सावी ने शरारत भरे अंदाज में कहा। मैंने कब कहा कि आप अपने पति को मैसेज नहीं कर सकती? मैं तो कह रही थी कि आप मिस्टर बजाज। एक मिनट, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? मैडम बोलिए ना, क्या ये सच है? जन्नत की जुबान लड़खड़ाने लगी। अब मुझे क्या पता है कि तू क्या सोच रही है? मैं कोई तेरे दिमाग में थोड़े घुसी हूँ। सावी जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। मैडम मेरे साथ मजाक मत कीजिए। वो सावी के कान के पास हुई और धीरे से बोली ताकि कोई और न सुन ले। क्या ये मिस्टर बजाज ही आपके पति हैं? बहुत इंटेलिजेंट है तू। चलो तुझे जल्दी ही समझ आ गया, सावी बोली। क्या सच में? वाह! वो उछलकर खड़ी होते हुए चिल्लाई। सब उसकी तरफ देखने लगे। वो स्टेज की तरफ देखकर तालियां मारती हुई बोली, वाह कितना अच्छा है। स्टेज पर बोरिंग सा प्ले चल रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन जन्नत की तारीफ के बाद सभी ध्यान से देखने लगे कि शायद हम ही ध्यान से नहीं देख रहे हैं। जन्नत फिर से बोली, मैडम आप महान हैं। मैंने आपको अपना आइडल बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह मैडम, ये आपके पति हैं? वाह! अब मैं सबको सेखी मारूंगी कि मिस्टर बजाज मेरे जीजा जी हैं। मैडम मैं जीजा जी बोल सकती हूँ ना? पगली, इसमें पूछने की क्या बात है? तू जो मर्जी बुला, पर उन्हें बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा ना कहना, सावी हंसते हुए बोली। जन्नत भी शर्मा कर मुस्कुरा दी। रचित ने भी जन्नत को देखा जब वो चिल्लाई। वो अंगद से बोला, यार तेरा तो हो गया, भाभी से कहकर मुझे भी उसकी उस हिरनी से मिलवा दे। हिरनी? अंगद ने जानबूझकर पूछा। अरे वही जो भाभी के पास बैठी है, जो अभी अभी चिल्लाई थी, रचित बोला। रचित की बात सुनकर अंगद ने उसकी तरफ देखा और बोला, वो लड़की सावी की सेक्रेटरी है, जन्नत नाम है उसका, शायद मुस्लिम हो, तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे। अरे कोई चक्कर ही नहीं, जब बेटा कामयाब हो और 30 के ऊपर हो जाए तो घर वाले कहते हैं, बेटे किसी भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लो, बस शादी कर लो। असल में उन्हें पता है ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की को पसंद थोड़े करूँगा, रचित बोला। अंगद हाथों से बहुत खूब का इशारा करते हुए बोला, घर जाकर बात करूँगा, बाकी उसका कोई है या नहीं ये नहीं कह सकता। यार दुआ करो उसका भी कोई न हो, फिर हाँ तो मैं खुद ही करा लूँगा, फिर तुम लोग भी तो हेल्प करना, रचित बोला। तुम्हें वो एक ही नज़र में पसंद आ गई? जहाँ तक मुझे याद है कि तुम उससे पहली बार मिल रहे हो, अंगद बोला। हाँ मिला तो आज हूँ, लेकिन बात कई बार हुई है फ़ोन पर। तुम्हारे कहने पर 1-2 बार उसे फ़ोन किया था ना, बस उसकी आवाज़ से ही प्यार हो गया था। आज देखा तो शादी का फैसला कर लिया, रचित बोला। उधर जन्नत की नज़रें अंगद पर टिक गई थी, सो सावी के पीछे ही पड़ गई थी। हाय मैडम, कितने हैंडसम है जीजाजी। आप मेरा उल्लू तो नहीं बना रही हैं ना? पर आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है। हाय दीदी, मैंने इतने हैंडसम बंदे से बात की। मैडम आप बुरा तो नहीं मानेंगी, मुझे भी ऐसा एक ले दो। इनका भाई है क्या? पता नहीं, पर हाँ जो वो पॉल है ना, वो भी भाई जैसा ही है। वो चलेगा? सावी ने पॉल की तरफ इशारा किया। नहीं ये ज़्यादा ही गोलू है, ये तो जीजा जी के पैरों जैसा भी नहीं है। हाँ एक वो उनके पास बैठा है, वो थोड़ा है मेरे टाइप का, जन्नत ने रचित को देखकर कहा। रचित भी उसे ही देख रहा था। वो? हाँ वो वकील है, उम्र तुमसे कुछ ज़्यादा है, अंगद का क्लासमेट है। तुम 23 साल की हो ना, वो 30 का है, चलेगा? मैडम वकील है, हैंडसम है, उम्र में इतना फ़र्क तो चलता है, जन्नत बोली। फंक्शन इसी तरह चल रहा था, तभी पॉल आया। सर वो अमेरिका से डेलीगेट पहुंचने वाले हैं, मीटिंग में आधा घंटा रह गया है। अंगद ने सावी को मैसेज किया, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, इंजॉय। ओके, सावी ने रिप्लाई में सैड इमोजी भेज दिया। फिर पॉल ने सीईओ अनुज से अंगद के जाने के बारे में कहा तो सीईओ उन्हें गेट तक छोड़ने आए। अंगद ने चलते चलते एक बार नज़रें उठाकर सावी की तरफ देखा, फिर बाहर चला गया। सावी को अब सारा फंक्शन फीका लगने लगा। वो कुछ देर बैठी रही, फिर जन्नत से बोली, जन्नत मैं जा रही हूँ। मैडम आपको तो प्राइज़ भी मिलना है, जन्नत बोली। तू लेकर रख लेना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। सावी भी उठकर निकल गई। लक्ष्य की नज़र उस पर ही थी, उसे जाने क्यों अब सावी को छोड़कर कोमल को चुनने का अपना फैसला गलत लगने लगा। वो सोच रहा था कि सावी इतनी सुंदर है, हर लड़का उसे पाना चाहता है, और वो गर्लफ्रेंड थी मेरी। अगर वो मेरे साथ होती तो सब मुझसे जलते। कोमल ने देखा कि लक्ष्य की नज़रें सावी पर जमी हुई है, तो उसने लक्ष्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, लक्ष्य मुझे चक्कर आ रहा है, चलो चलें।
कोमल की बात सुनकर लक्ष्य वर्तमान में लौट आया और कोमल से बोला, कोई और दिक्कत तो नहीं है? अगर कहो तो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, आप मुझे पापा के पास छोड़ दीजिए, कोमल ने मासूमियत से कहा। ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लक्ष्य को उसकी फिक्र थी, क्योंकि उसकी ऐसी हालत लक्ष्य की जान बचाते हुए हुई थी। उसे वो बात कैसे भूल सकती थी जब वो 12वीं में थी। उसने कोमल को कहकर सावी को बात करने के लिए झील पर बुलाया था, लेकिन सावी की जगह कोमल ही आई थी, ये बताने की सावी नहीं आएगी। जब वो वहीं झील के पास बैठने लगा था कि उसका पैर फिसल गया और वो झील में गिर गया। कोमल ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। उस वजह से वो खुद 2 महीने हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर्स ने बताया था कि अंदर पानी भरने के कारण इसका दिल कमज़ोर हो गया है और अब ये कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त लक्ष्य ने कोमल से वादा किया था कि वो सावी को छोड़कर कोमल से शादी करेगा। फिर उसने सावी से रिश्ता तोड़ दिया और कोमल के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर जब से इसने सावी को दोबारा देखा है, इसका दिल बहकने लगा है। शुक्र है कोमल समय पर आ गई। कोमल को बिठाकर उसने कार स्टार्ट कर दी। सावी ने टाइम देखा, अभी 5 बजे थे। उसने सोचा कि वो नानी के घर हो आती है, सो वो नानी के घर चली गई। नानी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुई। उन्होंने सावी को मिलते ही पूछा, सब ठीक है ना? तेरी और अंगद की लड़ाई तो नहीं हुई जो तू इतनी तैयार होकर मुझे मिलने आई है? नहीं नानी, हमारी लड़ाई नहीं हुई। वो तो हमारी कंपनी ने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी। फंक्शन तो देर तक चलना था, मैं बीच से उठकर आ गई। आपको मिस कर रही थी। आपको मैं क्या लड़ाकू लगती हूँ? सावी बोली। नहीं बेटा, पति पत्नी में अक्सर छोटी सी बात में अनबन हो जाती है। तेरे गुस्से का कारण मुझे तेरे लिए डर लगा रहता है। वैसे तुम दोनों में अंगद ज़्यादा समझदार है। अगर कभी किसी बात पर लड़ाई हो भी जाए तो उसे छोड़कर मत आना, बैठकर क्लियर कर लिया करो, नानी बोली। सावी बोली, मेरी अच्छी प्यारी नानी, मैं इतने दिन बाद आई हूँ और आप ये क्या लेकर बैठ गई? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नानी ने उसी वक्त मीना को आवाज़ लगाकर कुछ खाने के लिए लाने को कहा। मीना भी भाग कर ले आई। वो सावी को देखते ही बोली, कैसी हो दीदी? और हमारे जीजा मालिक कैसे हैं? आपके साथ अच्छे हैं न वो? हाँ मीना, सब ठीक है और ये तो बहुत ही अच्छे हैं, सावी बोली। करीब 7 बजे अंगद घर पहुंचा। उसने लिविंग रूम में देखा, फिर ऊपर कमरे में देखा। उसने सोचा सावी वॉशरूम में होगी, तभी आंटी पानी लेकर आई। सर मैडम नहीं आई आपके साथ? क्या सावी आई नहीं? अंगद सोचने लगा कि उसने तो 5 बजे मैसेज कर दिया था कि वो जा रही है, फिर आई क्यों नहीं? उसने सावी का नंबर मिलाया, फ़ोन बजता रहा पर सावी ने उठाया नहीं। तब उसने जन्नत को फ़ोन किया। हेलो जन्नत, सावी कहाँ है? मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। नमस्ते सर जी, वो मैडम तो आपके जाते ही चली गई थी, जन्नत बोली। अंगद का दिल घबरा गया। अगर सावी उस वक्त आ गई थी तो कहाँ गई? वहाँ तो कोमल और लक्ष्य भी थे। किसी ने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कार लेकर ढूंढने निकल पड़ा। उसने कार बाहर निकाली तो सामने कैमरा देखकर उसे कुछ याद आया। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और फ़ोन निकालकर फंक्शन वाले हॉल के पास की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने देखा कि सावी की कार चौक की लाइट से लेफ्ट को मुड़ी थी। इनका घर लेफ्ट में ही पड़ता था, फिर घर पहुंची क्यों नहीं? उसने आगे देखा, तब उसे पता चला कि वो जिस रास्ते मुड़ी वो रास्ता नानी के घर की तरफ जाता है। उसने कार स्टार्ट की और नानी के घर चल दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे सावी के प्यार ने इतना बुद्धू बना दिया कि उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो नानी के घर होगी। और कभी ये दुनिया के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को ढूंढ निकालता था। कुछ ही देर में वो नानी के घर पहुंच गया। उसने देखा कि सावी की कार बाहर खड़ी थी। वो अंदर आया तो नानी लिविंग रूम में बैठी थी। अंगद को देखकर खुश हो गई। आ गए बेटा? हाँ, आज सावी आ गई तो खुद भी आ गए। इतने दिन हो गए, नानी का हालचाल नहीं पूछा? नानी ने मजाक में कहा। नहीं नानी जी, ऐसी बात नहीं है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, अंगद बोला। बैठो बेटा। फिर नानी अपनी बातें करने लगी। नानी ने पहले ही ताना मार दिया, वो अब सावी के बारे में भी पूछ नहीं सकता। तभी नानी को मिलने कोई आ गया। मौके का फ़ायदा उठाकर अंगद सावी को देखने उसके कमरे में गया। उसने देखा वो आराम से सो रही थी। अंगद उसके पास बैठ गया, उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और सोचने लगा। मेरी जान निकल गई थी और ये आराम से सो रही है। मेरी सावी कितनी सुंदर है, कितनी मासूम है। वो बैठा उसे देख रहा था। उसने उसके माथे से उंगली घुमाकर आंखों को नापा, फिर वो सावी के होठों पर उंगली घुमाने लगा। उससे रहा न गया तो उसने सावी के माथे को चूम लिया। सावी की एकदम आँख खुल गई।
उसने अंगद की खुशबू से उसे पहचान लिया और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। अंगद को इसके न मिलने से जो घबराहट हुई थी उसे याद करके वो उसे अपनी बाहों में और कसता चला गया। सावी को इस बात का एहसास हुआ कि अंगद कुछ घबराए सा है, तो उसने पूछा, अंगद क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो, तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। सावी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतना प्यार करते हो मुझे? नहीं, इससे भी कहीं बहुत, और बहुत से भी बहुत ज़्यादा। तुम जान हो मेरी, कहकर उसने सावी को अपनी बाहों में भर लिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ बेटा, वो चली गई, नानी बोली। आ गए नानी जी, अंगद ने जवाब दिया। फिर उसने सावी से कहा, चलो अपने घर चलें। सावी ने सर हिला दिया। सावी का इसकी हर बात पर यह सवालिया सा हूँ करना बहुत अच्छा लगता था। वो मुस्कुरा दिया। लक्ष्य कोमल की इंगेजमेंट को 4 दिन रह गए थे। सावी अंगद से बोली, मुझे मंगलसूत्र चाहिए, मैं उनकी एंगेजमेंट में अपनी शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। कोमल ने मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाया है, पर मैं उल्टा उसे ही नीचा दिखा दूंगी। ठीक है, चलो बाहर चलें कि यहीं मंगवा लें? यहाँ आ जाएंगे तो यहीं मंगवा लो। अंगद ने ज्वेलर को फ़ोन करके मंगलसूत्र के लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आने को कहा। कुछ देर में ज्वेलर आ गया। दोनों को एक ही मंगलसूत्र पसंद आया। अंगद ने ज्वेलर के जाते ही सावी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और बोला, आज लग रहा है हमारी शादी हुई है, और आप लग रही हैं मिसेस सावी अंगद बजाज, कहकर उसने सावी का माथा चूम लिया। अगले दिन काम पर जाते हुए सावी ने मंगलसूत्र उतारा नहीं, उसने अपनी शर्ट के अंदर कर दिया। अब वो रोज अंगद के साथ ही जाती थी। कई ऑफिस वालों ने उसे महंगी कार से उतरते देखा। सब आपस में खुसुर फुसुर करते थे, पर किसी की सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी। सावी जैसे ही ऊपर गई तो उसने देखा कि सब उसे देखकर बातें कर रहे हैं। सब लिफ्ट में घुस गए तो सावी ने जानबूझकर एक फाइल नीचे गिरा दी। उसे उठाने लगी तो उसका मंगलसूत्र बाहर आ गया। गले में लटकता मंगलसूत्र सबने देखा। मैडम, आपकी शादी हो गई, बधाई हो मैडम, हमें बताया ही नहीं, कब हुई? एक ने पूछा। कुछ दिन ही हुए हैं, सावी बोली। ओह, तो जो छोड़ने आए थे वो आपके पति हैं? दूसरे ने पूछा। हाँ, मेरे पति हैं, सावी ने कहा और लिफ्ट खुलते ही चल दी। अब ये बात हर तरफ फैल गई कि सावी शादीशुदा है। अब सभी कहते कि उसका पति बहुत अमीर है। जन्नत ने आकर सावी को कहा, मैडम, आपकी शादी के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैं जानती हूँ, फिर सबको पता कैसे चल गया? जन्नत ने पूछा। मैंने खुद ही बताया, तेरे जीजा जी को बहुत गुस्सा आता है, सब वो मेरे नाम के साथ किसी और का नाम लेते हैं, सावी बोली। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, आज बेचारे पौधे को पानी नहीं देना क्या? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ओह, कहकर सावी पौधों को पानी देने लगी। फिर उसने सामने बिल्डिंग को देखकर हाथ हिलाया। अंगद ने भी हाथ हिला दिया। सावी बालकनी में खड़े होकर इशारे कर रही थी। जन्नत कमरे में आई तो देखा कि सावी अभी तक बालकनी में ही है। वो भी बालकनी में आई। उसने देखा कि सावी सामने की बिल्डिंग में किसी को इशारे कर रही थी। उसने देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। ये मैडम और उनके हस्बैंड भी हद करते हैं। अंगद उसे इशारे कर रहा था कि तुम्हारे पीछे जन्नत है, पीछे देखो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। हार कर जन्नत उनके पास गई और बोली, मैडम, वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे हूँ। सावी चौंक कर मुड़ी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो जल्दी से अंदर आ गई और जन्नत को काम देने लगी। अंगद हंसता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। रचित उसके पास आया और बोला, मेरा काम हुआ? कौन सा काम? हाँ हाँ, अपना हो गया, अब किसी से क्या लेना देना? रचित बोला। अरे यार, ध्यान ही नहीं रहा, अंगद बोला। हाँ, तूने फ़ोन किया, मैं पहुंचा, तेरी शादी करवाई। तूने कहा घर पर मत बताना, नहीं बताया। बहुत दिन हुए अंकल से बात नहीं हुई, सोच रहा हूँ आज फ़ोन कर ही लूँ, कहकर वो फ़ोन निकालकर फ़ोन मिलाने लगा। अंगद उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, वकील होकर ब्लैकमेलिंग करते हो? कभी ये सोचा है कि अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो ज़िंदगी भर शादी नहीं होगी? तूने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। अरे यार, मैंने कब ब्लैकमेल किया? मैं तो कह रहा था कि अंकल से बात करके बताऊं कि जो काम आप नहीं कर सके वो आपके बेटे ने कर दिखाया, कंपनी को फिर से उठा दिया। इतना होनहार बेटा सबको मिले। रचित ने अंगद के कंधे को दबाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी बात करता हूँ, कहकर उसने सावी को फ़ोन किया। सावी ने फ़ोन उठा लिया और बोली, क्या बात है मिस्टर बजाज, लगता है जल्द ही कंपनी डुबो देंगे, आप काम पर ध्यान दीजिए। काम से जी फ़ोन किया है यार, ये रचित पीछे पड़ा है, कहता है जन्नत से बात करा दो। अब दोस्त है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, अंगद बोला। ओह, मैं भी आपको बताना भूल गई कि जन्नत भी रचित को पसंद करती है,
लेकिन उसे बताना मत, जन्नत खुद ही बता देगी, सावी बोली। यार ये जन्नत मुस्लिम है? नहीं तो वो हिंदू ही है, वो तो उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम थे, उन्होंने इसका नाम रखा था। पहले मुझे भी नहीं मालूम था तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया, सावी ने बताया। ओ ये बात है, अच्छा इनकी मीटिंग करा देते हैं, बाकी ये खुद जाने, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, कहकर अंगद ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अंगद ने उसे एड्रेस सेंड किया। सावी ने जन्नत को बुलाकर सब बता दिया। देखो अगर बात पक्की हो जाती है तो आंटी को बता देना, कहीं मुझे कुछ न कहें। नहीं मैडम, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने शादी के लिए ही लड़का देखना है, टाइम पास के लिए नहीं, जन्नत बोली। शाम को वो सावी ने अंगद को फ़ोन किया। आप फ्री हो गए क्या? नहीं बहुत बिजी हूँ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, आप चले जाइए, अंगद बोला। ठीक है। सावी घर आ गई, उसके पास टाइम था तो उसने सोचा कि चलो आज अंगद के लिए खाना बनाती हूँ। वो किचन में जुट गई, उसने 2 सब्जियाँ, दाल और मीठे में हलवा बनाया। फिर वो लिविंग रूम में अंगद का इंतज़ार करने लगी। वो वेट करते करते सो गई। जब अंगद आया तो उसने देखा कि सावी सोफे पर सो रही है। वो सावी को सीधा करने लगा तो वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि अंगद आ गया है, वो उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा, 9 बज गए थे। अंगद ने सोफे पर बैठकर उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, सॉरी वो अमेरिका का प्रोजेक्ट है, सो काम थोड़ा ज़्यादा था, कुछ दिन की बात है, फिर सब सेट हो जाएगा, कहकर उसने सावी के माथे पर किस कर दिया। मैं समझ सकती हूँ, हाथ मुँह धो लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद की डिशेस बनाई है, सावी बोली। अच्छा चलो बहुत भूख लगी है, कहकर अंगद उसे लेकर डाइनिंग की तरफ चल दिया। वो कोमल की सगाई तक फ्री हो जाओगे? सावी ने पूछा। नहीं, लेकिन तुम चिंता न करो, तुम चली जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा, अंगद ने वादा करते हुए कहा। अंगद हाथ धोने वॉशरूम आया तो उसने किसी को फ़ोन किया। हेलो मिस्टर गुप्ता, आपको एक काम कहा था, अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं तो रोज़ न्यूज़पेपर देख देख कर थक गया हूँ। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, असल में बहुत ही चालाक है, हर काम बड़ी सावधानी से कर रहा है, कोई लूप होल मिल ही नहीं रहा है। लगता है मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, कहकर अंगद ने फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद सावी को सुबह से बारी बारी कोमल, लक्ष्य, दादी और उसके पापा के फ़ोन आ रहे थे। वो उसे कोमल की सगाई में आने के लिए बुला रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोमल नाराज़ हो। सावी बोली, मैं ज़रूर आऊँगी। सावी को सब पता था कि कोमल सिर्फ उसे जलाने के लिए बुला रही है, लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब पासा पलटेगा, वो जलाने वाला खुद जल जल मरेगा। सोचते ही ये सावी मुस्कुरा दी। अंगद आज पहले से भी ज़्यादा बिजी था, उन्होंने आज प्रोजेक्ट को अंजाम देना था, पर उसने सावी से वादा किया था कि वो ज़रूर आएगा। तो शाम को सावी तैयार होकर चली गई। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, उसने बहुत ही प्यारा हल्के पीले और आसमानी रंग का लहंगा पहन रखा था। जब वो अंदर आई तो सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। उसने बड़ी तहजीब से सबको नमस्ते किया। कोमल और लक्ष्य आगे स्टेज पर खड़े थे। कोमल ने देखा कि लक्ष्य की नज़रें सावी पर ही टिक गई है, तो वो उन सबको छोड़कर सावी के पास भागी। दीदी आ गई आप? मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? आप जब कह देंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया तभी मैं लक्ष्य से शादी करूँगी। अच्छा, और अगर मैंने ना कर दिया तो? उसने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूछा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोमल बोली। रहने दो कोमल, तू इससे माफ़ी क्यों मांग रही है? ये इस लायक ही नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है जो तुम इससे माफ़ी मांगो, लक्ष्य बोला। नहीं लक्ष्य जी, मैं नहीं चाहती कि दीदी सारी उम्र ये सोचे कि मैंने आपको इनसे छीना है। मैं इनकी नाराज़गी नहीं झेल सकती, दीदी माफ़ कर दो मुझे, कोमल बोली। वो चाहती थी कि लक्ष्य कहे कि उसने सावी को कोमल के लिए छोड़ा है, इससे कोमल को सुकून मिलेगा। कोमल बस करो, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया था, फिर मैंने तुमसे दोस्ती की थी। मुझे इससे प्यार नहीं था, वो तो ये स्कूल में खुद को बहुत सुंदर समझती थी और लड़कों को दिखाना था, इसलिए इसे गर्लफ्रेंड बनाया, पर ये तो पीछे ही पड़ गई। मुझे जब एहसास हुआ कि मुझे इससे प्यार नहीं है तो मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार यानी कि तुम मिल गई थी। लक्ष्य को कल का सावी का लड़कों से हंस हंस कर बात करना याद आ रहा था, तो उसने जलन के मारे ये सब कहा। सब लोग सावी की तरफ अब भी देख रहे थे, पर अब उनके देखने का नज़रिया बदल गया। सबको कोमल बेचारी और सावी खराब लगने लगी। बेचारी अपनी सगाई में ही उससे माफ़ी मांग रही थी और वो देखो कैसे कह रही थी कि नहीं माफ़ करती। इसकी तो बेचारी की गलती भी नहीं है, वहाँ खड़ी कोमल की मम्मी की सहेली ने कहा। उसके कहते कहते ही उसके साथ वाली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। सावी ने उस आंटी की तरफ देखा, फिर कोमल से बोली, कोमल किस किस बात के लिए माफ़ करूं तुम्हें? वो जो बचपन में तुमने अपनी अलमारी में आग लगाकर मेरा नाम लगा दिया था उसके लिए, या फिर जब तुमने लक्की को झूले से गिराकर उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाने के लिए?
किस किस बात की माफ़ी मांगोगी तुमने? मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड समझा। मेरी मम्मी ने तरस खाकर तुम्हारी मम्मी को पापा की कंपनी में लगवाया। उन्होंने उल्टा मेरे पापा को ही फंसा लिया। मेरी मम्मी को इतना सताया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। किस किस बात के लिए माफ़ करूं मैं तुम्हें? मुझसे मेरा बचपन, मेरा पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी और फिर लक्ष्य, सब कुछ तुमने छीन लिया। मुझे घर से निकाल दिया। तब तुम्हें ये माफ़ी याद नहीं आई? आज तुम अपनी सगाई के वक्त किस बात की माफ़ी मांग रही हो बताओ? सावी पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। गुस्से से उसका बुरा हाल था। कोमल सीने पर हाथ रखकर रो रही थी, मानो उसके सीने में दर्द हो रहा था। लक्ष्य ने उसे गिरने से बचाया और बोला, डॉक्टर इसे देखिए प्लीज़। डॉक्टर के साथ ही उसके पापा वहां आए। सब देखने के बाद उन्होंने सावी को गुस्से से देखा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। सावी ने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन थप्पड़ पड़ा ही नहीं तो उसने आंखें खोली। पापा का हाथ एक मजबूत हाथ ने रोक दिया था। सावी ने उसे देखा तो उसकी गीली आंखों से फिर से आंसू बह निकले। वो अंगद से लिपट गई। अंगद बोला, आप अपना हाथ अपनी उस बेटी पर उठाते तो उसे कुछ अक्ल आ जाती। आज के बाद किसी ने सावी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर उसने उसके पापा का हाथ नीचे कर दिया। फिर उसने सावी के सर को सहलाते हुए कहा, सॉरी मैं लेट हो गया। बिजनेस वर्ल्ड में अंगद को कौन नहीं जानता था। उसके साथ पॉल और काले कपड़ों में 8-10 बॉडीगार्ड थे। हर तरफ खुसुर फुसुर होने लगी। हाँ ये अंगद बजाज है। हाँ ये मुझे क्यों नहीं मिला? जितना हैंडसम है उतना ही पैसे वाला है। पता है जैसी हमारी एक कंपनी है, इसकी दुनिया भर में जाने कितनी कंपनियां हैं। सब बातें कर रहे थे। लक्ष्य, दादी और कोमल की मम्मी का तो चेहरा देखने लायक था, और सबसे ज़्यादा तो चेहरा कोमल का देखने लायक था। वो अपना बीमारी का नाटक करना भी भूल गई। इन सब में बस उसके पापा ही थे जो सावी के लिए खुश थे। बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, माँ बाप हमेशा उसकी खुशी चाहते हैं। सावी के पापा भी पीछे हो गए। उन्होंने सावी से पूछा, सावी तुम मिस्टर बजाज को कैसे जानती हो? ये क्या कह रहे हैं? ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हीरो अंगद और सावी हीरोइन को सारे तरफ से बॉडीगार्ड गोल घेरा बनाकर घेरे खड़े थे। सावी अंगद से लिपटी खड़ी थी। अंगद अपने हाथ में रुमाल लिए बड़े प्यार से उसकी आंखें पोंछ रहा था, मानो सावी कांच की बनी हो। उसने सावी के पापा की तरफ देखा और सावी के कुछ कहने से पहले ही उसने उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र निकाल कर चुन्नी के ऊपर रख दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोमल तो उठकर उसके पास ही आ गई देखने। दादी भी आगे आकर बोली, शादी हो गई? तेरे लिए ऐसा ही चाहिए था। जैसी तू बदतमीज ऐसा ही ये है। बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? उसके पापा ने दादी को रोकना चाहा, पर वो अंगद के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए बोल पड़ी, मैं कभी किसी से इस तरह बात नहीं करता, लेकिन जो लोग मेरी पत्नी की इज्जत नहीं करते मैं भी उन्हें इज्जत नहीं देता। फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर आपको इसकी बीमारी नहीं मिल रही, आपको मिल भी नहीं सकती, कहकर उसने पॉल को इशारा किया। पॉल ने कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर का रंग उड़ गया। लक्ष्य ने पूछा, डॉक्टर ये किसकी रिपोर्ट्स है? उसने डॉक्टर से रिपोर्ट्स पकड़ कर देखी तो हैरान होकर वो भी कभी डॉक्टर को तो कभी कोमल की तरफ देख रहा था। उसने कोमल की तरफ रिपोर्ट्स फेंकते हुए कहा, कोमल ये सब क्या है? तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। ये रिपोर्ट्स तुम्हारी है और टॉप के लैब से करवाई हुई है। ये साफ दिखा रही है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने इतने सालों से मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारी वजह से मैंने सावी से ब्रेकअप किया। आंटी आप तो ये सब जानती होंगी है ना? कोमल का रंग उड़ गया। डॉक्टर को कोमल की माँ ने नाटक करने के लिए कहा था, सो वो पहले ही खिसक गया। अंगद के बॉडीगार्ड पकड़ने के लिए बढ़े, पर अंगद ने रोक दिया कि हमें क्या लेना। लक्ष्य अपने पेरेंट्स को लेकर चला गया। कोमल ने बहुत रोका पर वो नहीं रुका। कोमल उसके पीछे भागी, उसकी मम्मी उसके पीछे भागी। अब लोग कोमल, उसकी मम्मी को गालियाँ निकालते हुए बाहर जा रहे थे। तब सावी के पापा ने अनाउंस किया, देखिए मैं मानता हूँ कि कोमल की एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं हो पाई, पर मेरी बड़ी बेटी की शादी मिस्टर अंगद बजाज से होने की खुशी में आप लोग खाना खाकर जाइएगा। सावी बेटा अपने पापा के लिए तो इतना कर सकती हो। अंगद भी सावी को लेकर रुक गया और पापा के पास स्टेज पर जाने लगा तो अचानक से कोमल बोली, दीदी खुश तो बहुत होगी आज तुम जीत गई। तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया और मेरे होने वाला पति मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन क्या तुमने इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताया है? वो कि तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाला गया था और अमेरिका क्यों जाना पड़ा था? कोमल ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। सावी का रंग उड़ गया। वो एकदम पीली पड़ गई। वो अंगद का हाथ छुड़ाकर भाग ली। अंगद और बॉडीगार्ड भी पीछे हो लिए।
सावी के पापा भी भागने लगे, लेकिन अंगद ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने उसके पापा को वहीं रोक दिया। उसके पापा मुड़े और उन्होंने कोमल को 2 थप्पड़ मारे और बोले, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और तुमने उसके साथ ऐसा किया। मैंने सबको मना किया था कि उसके कॉलेज की बात कोई नहीं छेड़ेगा, और तुम्हें पता भी है अंगद बजाज कौन है। अगर वो चाहे तो एक फ़ोन से वो हमारी कंपनी का नामो निशान मिटा सकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो इस घर का दामाद है, उल्टा तुमने उसे नाराज़ कर दिया। और तुम, ये अक्ल दी है तुमने अपनी बेटी को। देखिए, इसे क्या पता था कि ये होगा, इसने तो माफ़ी ही मांगी थी। ये तो नादान है बेचारी, आप नाराज़ मत होइए, कोमल की मम्मी बोली। दादी ने उन दोनों को घूर कर देखा और उसके पापा को पकड़कर इशारे से अंदर ले गई। सारे लोग अंगद के जाते ही खिसकने लगे थे। अब तो सारा हाल खौली रह गया था। कोमल और उसकी माँ खड़ी अपनी बर्बादी को देख रही थी। मम्मी, अब मेरी शादी कैंसिल हो गई, अब हम क्या करेंगे? और मम्मी, ये सावी की इससे शादी कैसे हो गई? कोमल ने पूछा। तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरी मम्मी जिंदा है। मैं तेरी शादी लक्ष्य से ही करवाऊंगी और सावी की शादी तुड़वा कर रहूंगी। उसने जो किया अच्छा नहीं किया, कहकर कोमल की मम्मी ने फ़ोन निकाला और बोली, मुझे जल्द से जल्द इस बंदे की एक एक डिटेल चाहिए। सावी वहां से निकलकर भागकर कार लेकर चल दी। अंगद ने पॉल और बॉडीगार्ड्स को वापस भेज दिया और खुद सावी के पीछे चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सावी इतने गुस्से में कहाँ चल दी, और उसके कॉलेज की ऐसी क्या बात है कि जिससे सावी इस तरह घबरा गई। अगर कहीं गुस्से में उसकी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा वैसा। अंगद सोचते ही अपने दिमाग पर हाथ फेर कर बोला, नहीं नहीं भगवान, ऐसा कुछ मत करिएगा, मेरी सावी को कुछ नहीं हो। ऐसा सोचते हुए वह सड़क पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। आखिर सावी के अतीत की क्या सच्चाई थी? क्या सावी अपने अतीत की सच्चाई अंगद को बताएगी? क्या सच्चाई जानने के बाद अंगद का प्यार सावी के लिए कमज़ोर हो जाएगा? कोमल और उसकी माँ अंगद को सावी से अलग करने के लिए कौन सी चाल चलेंगे? क्या सावी के ज़िंदगी में फिर से कोई नया तूफान आ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।